जैसे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अपने विभाग की जमीन को सड़कों, नहरों, नदी तटबांध आदि को चिन्हित कर उपलब्ध करवा दें, जिससे इसका लाभ होगा कि संबंधित विभाग उन्हीं जमीन पर वृक्षारोपण कर सकेंगे और अगले 4 से 5 वर्षों की कार्य योजना को मद्देनजर रखते हुए इसकी सूची हम इसमें रख सकते हैं। इन सभी कार्यों के लिए एनओसी के लिए भागदौड़ भी करनी नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मनरेगा से हमारे श्री अतुल कुमार, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, इस विषय के साथ आपके बीच थे। दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ सर आपको। और अब हमारे बीच यहाँ उपस्थित है जीविका दीदी, रहीशा दीदी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ आए और इस विषय पर अपनी बात हम सबके बीच रखें। रहीशा दीदी, जीविका ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार। सभी दीदी एवं भैया को प्रणाम। मेरा नाम रहीशा कुमारी है। मैं बाढ़ ब्लॉक हासनचक से आई हूँ। मेरे ग्राम संगठन की मैं आकांक्षा जीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ एवं प्रतिज्ञा जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। मेरे ग्राम संगठन की सभी दीदियों अपने ग्राम संगठन से लोन लेकर अपने अपने काम करते हैं। जैसे कि कोई दीदी गाय भैंस खरीदती है, कोई दीदी खेती बाड़ी करती है। लेकिन पिछले साल लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत क्षति हुई, लेकिन इसी बीच हमें जीविका से पौधा मिला। एक दीदी को आंगन में पौधा गिराया गया और एक पौधा हर दीदी को मिली। उसी बीच हमने अपने अपने आंगन में पौधा लगाया। पौधा को तैयारी बहुत अच्छे से की। पहले हमने गड्ढा किए, दूसरा बार मिट्टी की तैयारी और तीसरा में घेरा करवा दिए पौधा को, फिर उसी में लगा दिए और हम पौधा को बहुत अच्छे से देखभाल सभी दीदी ने कर रहे हैं। अब पौधा बहुत बड़ा हो गया और हमें इस बीच लॉकडाउन में नर्सरी भी पिछले साल मिला था करने के लिए, जिसमें हमको 20,000 पौधे उगाकर दिए और कुछ मनरेगा के दिए और कुछ वन विभाग में भी दिए। इससे बहुत लॉकडाउन में हमको बहुत सहयोग हुआ और इस साल भी हमें पौधा मिला, नर्सरी मिला है और अच्छे से इस नर्सरी को 20,000 हम उगाएंगे। और हमारे ग्राम संगठनों के दीदी के यही इच्छा है कि हम पिछले साल एक पौधा लगाए थे, लेकिन इस वर्ष 5-5 पौधा लगाएंगे। तो हम यही उत्कर्ष में रखें कि हम अपने ही नर्सरी से दीदी सबको 5-5 पौधा को उपलब्ध कराएंगे। और हमारे दूसरा मुख्य एजेंडा यह हर समूह में और ग्राम संगठन में है कि हमें बिजली पर खाना नहीं बनाना चाहिए और लकड़ी से भी खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गैस पर ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि हमको पर्यावरण के सुरक्षा रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में जल और हवा नहीं मिलता है, इसी से हम जल को नल को उतना ही बंद करके रखे, जल को जितना ही जरूरत रहे उतना ही बहे। सभी दीदी भैया को नमस्ते। जीविका दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि परिचर्चा के अंतिम वक्ता को मैं बुलाऊं, हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग श्री चैतन्य प्रसाद सर हैं, तो उनका मैं अभिनंदन करवाना चाहूंगी पौधा और पुष्प भेंट करके। और इसके लिए आग्रह करूंगी श्री सुरेंद्र सिंह, निदेशक पारिस्थितिक एवं पर्यावरण विभाग, आप आ जाए और हमारे चैतन्य सर का स्वागत पौधा और पुष्प देकर करें। हाँ, उनको भी करवा दूंगी। इसके प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग श्री चैतन्य प्रसाद सर का अभिनंदन। श्री सुरेंद्र सिंह, निदेशक पारिस्थितिक एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार। और इस अवसर पर हमारे बीच हैं श्री संजीव हंस, सचिव ऊर्जा विभाग। सुरेंद्र सर से निवेदन है सर, आप हमारे संजीव हंस सर का भी अभिनंदन पौधा और पुष्प देकर करें इस अवसर पर।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब परिचर्चा की अंतिम वक्ता के रूप में मैं सादर आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राकेश कुमार, उप निदेशक उद्यान, बिहार बागवानी मिशन। हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार, उप निदेशक उद्यान, बिहार बागवानी मिशन। और परिचर्चा का विषय आप सभी को बताई है, पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण। आज का परिचर्चा का विषय है पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण। हमारे यहाँ सभी जगह, सभी जिलों में नर्सरी, सरकारी हो या प्राइवेट, नर्सरियों की कमी नहीं है। फिर भी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का कमी है। इसका प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी नहीं लोग बता रहे हैं या कमी है, इसका एक कारण है कि जो प्लांटिंग मटेरियल हमारे पास है उसके जेनेटिक वैल्यू में कमी है और हेल्थ पैरामीटर में कमी है। अब हम लोग जितने भी नर्सरियां देख रहे हैं, हाजीपुर के आसपास जाते हैं तो दोनों साइड नर्सरियां हैं। उसे यदि हम नर्सरी कहें तो यह भूल है, वह एक सेल काउंटर है। खासकर उद्यान के क्षेत्र में हम फल फूल सब्जी की नर्सरी, उसके प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं, कृषकों को देते हैं। तो जो नर्सरी के सृजन में जो मुख्य बातें की ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उसमें नर्सरी शब्द जो है एक तरह से बच्चों की पढ़ने के लिए जो नर्सरी है उसी का पैरेलल आप देख सकते हैं। जिस तरह से बच्चे का नर्सरी का स्कूल बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है, उतना ही फेंसिंग है, उतना ही सुरक्षा से उसको ले जाते हैं, उसी तरह से पौधशाला का जब निर्माण हम लोग करते हैं तो उसी पैरामीटर को ध्यान में रख करना है कि वह काफी प्रोटेक्टेड हो। जो पौधशाला हम लोग बना रहे हैं, जहां पर उस बच्चे को, पौधे को निकाल रहे हैं, उसकी सारी व्यवस्था होने चाहिए। खासके फलदार वृक्षों में जिसका पेरेनियल फ्रूट्स है, उसके पौधशाला के लिए मातृ वृक्ष की पहचान बहुत ही जरूरी है। आप आम का किसी प्रभेद का, आम का मदर प्लांट आपको चिन्हित करने की आवश्यकता है कि मालदा, यदि हम किसी को मालदा दे रहे हैं प्लांट तैयार करके अपने पौधशाला से, तो उसके पौधशाला में ही मातृ वृक्ष, मालदा का मातृ वृक्ष होना चाहिए। वह रिलायबल सोर्स से उसका रिकॉर्ड उस नर्सरी मैन के पास होना चाहिए कि वह मालदा का पौधा लगाया है, वह कहाँ से लाया है, उसका सोर्स क्या है। तभी आप उसके साइंस से जो रूट स्टॉक्स पर आप लगा रहे हैं तो आप किसी को बता सकते हैं कि वह प्लांटिंग मटेरियल सही है। इसीलिए किसी भी नर्सरी का मातृ वृक्ष की पहचान बहुत ही जरूरी है। अब मातृ वृक्ष लगाने में 2-3 पॉइंट का ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि किसी को आप मातृ वृक्ष चिन्हित कर रहे हैं किसी फलदार वृक्ष के लिए, आम का डिफरेंट वैरायटी के लिए, लीची के लिए, तो उसको आपको ये देख करके एक चिन्हित करना होगा कि उसकी उत्पादन क्षमता बहुत दिनों से कुछ को ये करना पड़ेगा कि कितने की उसकी उत्पादन क्षमता अच्छा है, रोग व्याधि से मुक्त होना चाहिए। और तीसरी बात है कि खास के आम में इसकी उसकी टेक्निक्स जो है हर क्रॉप टू क्रॉप वैरी करता है। तो आम में जिस मातृ वृक्ष से आप साइन ले रहे हैं प्लांटिंग मटेरियल आम के तैयार करने के लिए, उससे फल नहीं लेना चाहिए। उसका वेजिटेटिव ग्रोथ, उसका आप देखते होंगे, आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ने अपना प्लांटिंग मटेरियल जिनके पास मातृ वृक्ष है, तो जो ब्लॉक में जिस खंड में उनका मातृ वृक्ष है, उस खंड का आप देखेंगे कि उससे वह फल नहीं लेते हैं, उसका प्रूनिंग डिहेड करते हैं और उससे जो साइन निकलता है, उनका काम है कि उस मातृ वृक्ष से सिर्फ साइन लेना।
आप रूट स्टॉक्स जो आप इसमें आप अभी का जो टेक्निक है वो अच्छी टेक्निक्स है कि रूट स्टॉक हम लोग पॉलीथीन में ये करते हैं ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो मातृ वृक्ष से फल नहीं लेना चाहिए। तो मातृ वृक्ष सबसे इम्पोर्टेंट है, खासकर फलदार वृक्षों का ये क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार करना, वह गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। अभी के समय में हाईटेक नर्सरी का कंसेप्ट है। हाईटेक नर्सरी वैसी है जहां पर कि पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन इत्यादि का अन्य आधुनिक उपकरणों से लैस वह एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि तापमान, ह्यूमिडिटी इत्यादि मेंटेन रहता है, जिसमें कि ऑफ सीजन में भी हम प्लांटिंग मटेरियल अपना आवश्यकता के अनुसार तैयार करते हैं, जिसमें कि प्लांटिंग मटेरियल जो भी होगा उसमें किसी प्रकार का रोग व्याधि इत्यादि का प्रकोप से मुक्त रहता है। अतः अभी के प्रदेश में हाईटेक नर्सरी का कंसेप्ट है कि आप जो है प्लांटिंग मटेरियल यदि किसी को तैयार करके दे रहे हैं तो वह हाईटेक नर्सरी से दिया जाए। अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं और बिहार सरकार में 2 सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। एक फल के लिए वैशाली के देसरी में बिहार सरकार का एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फल का है और चंडी नालंदा में सेंटर ऑफ एक्सलेंस वेजिटेबल है, जिससे कि हम लोग हाईटेक के रूप में या तो सब्जियों का जिसका सीडलिंग तैयार होता है किसानों को उपलब्ध कराते हैं, या देसरी से पपीता, आम, लीची इत्यादि का प्लांटिंग मटेरियल हम लोग किसानों को देते हैं। दूसरी बात, सघन वृक्षारोपण। सघन वृक्षारोपण सिर्फ इससे स्पष्ट है कि प्लांटिंग मटेरियल जो भी पौधा हम लोग लगा रहे हैं वो एक रिकमेंडेड स्पेसिंग ये है कि इतना दूरी पर आम का जो है नॉर्मल प्लांटेशन यदि हम लोग करते हैं तो ग्राफ्टेड है तो 10 मीटर की दूरी पर करते हैं, लेकिन यदि सघन बागवानी में जाएंगे तो उसकी प्लांटिंग दूरी हम लोग कम कर देते हैं ताकि प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या बढ़ जाए। हम लोग सघन बागवानी आम में 10 मीटर के जगह पर 5 मीटर की दूरी पर सघन बागवानी कराते हैं, जिसमें 1 हेक्टेयर में 400 पौधा लगता है। इवन की अमरूद में 3 मीटर की दूरी पर अमरूद को पौधा लगाते हैं और 1 हेक्टेयर में 1111 पौधे लगते हैं। मीडो प्लांटेशन के रूप में जाएंगे तो और कम है, 1 मीटर से भी कम, 1.5 मीटर पर अमरूद का पौधा लगाते हैं एक घास का इस तरह से। लेकिन सघन बागवानी में यह एक बहुत बड़ा टेक्निकल चीज है कि उसको शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ट्रेनिंग और प्रूनिंग की आवश्यकता होती है ताकि एक दूसरे का कनोपी नहीं सटे और अधिक से अधिक, क्योंकि प्रति हेक्टेयर अब पौधे की संख्या बढ़ा रहे हैं और उससे उत्पादन आपको बढ़ते जा रहा है। तो सघन बागवानी एक अच्छी तकनीक है जिसका हम लोग भी प्रमोट करते हैं। उद्यान निदेशालय हम लोग बिहार सरकार से किसानों को बीच में सघन बागवानी का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो सघन बागवानी में ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो कार्यक्रम हो उसके ट्रेनिंग और प्रूनिंग का प्रशिक्षण और उसको कराने का कार्यक्रम को भी शामिल करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर राकेश कुमार जी का। आप उप निदेशक हैं उद्यान बिहार बागवानी मिशन में। और अब हमारे बीच मंचासीन हैं सम्मानित अतिथि के रूप में प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग श्री चैतन्य प्रसाद सचिव। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप आए और आज के इस खास दिवस पर आप हम सबको संबोधित करें। आज के मुख्य अतिथि के रूप में चलिए जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री चैतन्य प्रसाद सर का मैं स्वागत करती हूँ। प्रधान सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सचिव लघु जल संसाधन विभाग, सचिव ऊर्जा विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार, कमिश्नर मनरेगा, सभी विभागों के आए हुए पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस अभियान से जुड़े हुए सभी लोग, जीविका की दीदियां, जल जीवन हरियाली का जो महत्व
पता चलता है उन लोगों को जो कि दक्षिण बिहार में अच्छा से देखे हुए हैं और जहां पर रह चुके हैं। मेरा भी पदस्थापन कैमूर में और गया में दोनों जगह रह चुका है और दोनों जगह एक जो आभास होता था पानी की कमी होने का, क्योंकि हर बार जब गर्मी का मौसम होता था और पानी पीने तक का दिक्कत हो जाता था, और दूसरा पेड़ों की कमी जो जीटी रोड के दक्षिण में पूर्व में सुनने को मिलता था कि बहुत घना जंगल था, घने जंगलों से भरा हुआ था, लेकिन उस समय जब हम देखते थे तो बिल्कुल झाड़ बच गए थे। और इन दोनों चीजों का ये जो अभियान चला है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया है, उसके निदान के लिए ही ये अभियान है, पानी का भी और पौधों का, पेड़ों का, जंगलों का। और क्लाइमेट चेंज जो सुनते हैं, जलवायु परिवर्तन, विश्व भर में उस पर वार्ता चल रही है। मैं केंद्र सरकार में भी पदस्थापित था, उस समय भी क्लाइमेट चेंज की बहुत बात होती थी। मैं खुद ही 4-5 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, यूनाइटेड नेशंस UNFCCC का कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन उन सब में बातें होती थी, सवेरे से शाम तक बातें होती थी। 3-3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता था और विकासशील देशों, विकसित देशों के बीच में ठनी रहती थी उस समय कि कौन, किसके वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, कौन इसको कंट्रीब्यूट करता है, कौन इसका फंडिंग करेगा, लेकिन वहाँ बात में रह जाता था। और यहाँ पर शायद इस राज्य में हम लोग उसको एड्रेस करने लगे। बात से आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम चालू किया गया और ये एड्रेस किया जा रहा है और कई तरह से एड्रेस किया जा रहा है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका आज जो पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण का भी है, उसके अतिरिक्त कई विभाग इसमें लगाए गए हैं, 11 विभाग लगाए गए हैं। एक जल संसाधन विभाग द्वारा भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें कुछ कार्यक्रम जो नदियों के मृत धारों को चालू करने का है, नदी इत्यादि के बगल में छोटे पोखर या तालाब, कुएं इत्यादि के सृजन का है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी योजना एक ली गई है, उसमें गंगा से गंगा जल उद्वह की योजना आप लोग सब जानते होंगे, जिसमें गंगा से वाटर को पंप करके राजगीर, गया, बोधगया और फिर नवादा, इन सब में पेयजल पहुंचाने की बात हो रही है। यह धीरे धीरे सभी को रियलाइज कर रहा है कि पानी का जिस तरह से उपयोग हो रहा है, और ये तो आज से 10-15 साल पहले भी वहां पर पेयजल की समस्या दिखती थी और आज वो बढ़े जा रहा है। और उसी के लिए ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना ली गई है, करीब 3000 करोड़ के करीब की योजना है, जिसमें हाथीदह मराची से पानी को पंप करके करीबन बड़े बड़े पाइप, जो आदमी के कद से भी बड़े पाइप हैं, 2.4 मीटर्स के पाइप से उसको राजगीर पहुंचाया जा रहा है, जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रिजर्वायर बनाया जा रहा है, जो जितने अवधि में फ्लड सीजन होगा वो और बाकी अवधि में वहां पर जलाशय बनाकर और उसके स्टोर्ड वाटर को यूज करने का है, ताकि वो पूरी तरह से वहां का ड्रिंकिंग वाटर की समस्या को दूर किया जा सके। और उसी तरह से गया, बोधगया और नवादा का भी। उसी तरह से एक अन्य योजना वैशाली में पुष्करणी सरोवर का है, जिसमें कि हम लोग का एक वैशाली वितरणी से ही पानी लेकर और 5 क्यूसेक पानी वहां पुष्करणी सरोवर में देने की बात है, जिससे कि हमेशा वहां पर पानी रहने की बात है। क्या की योजना है, जो कि हर समय सूख जाता था। परंतु आज कार्यक्रम है पौधशाला सृजन, सघन वृक्षारोपण। मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि 1% बढ़ाने के लिए 9.5 करोड़ पौधों को लगाने की आवश्यकता है। यानी कि अगर हमें 15% से 20% पहुंचना है, तो करीबन हमें 50 करोड़ पौधों को लगाने की आवश्यकता है। यह वन विभाग की उपलब्धि है कि इस साल 2,51,00,000 के विरुद्ध शायद 3,91,00,000 ऑलरेडी इस साल लगा दिया गया है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह सोचने की बात है
कि 3 करोड़ से आप 5 करोड़ भी पहुंच जाएंगे, तब भी आपको करीबन 10 साल लगेंगे 5% बढ़ाने में, जो कि बहुत ही 5 करोड़ पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। और इतना मेहनत करके आप 391 पहुंचे हैं, शायद 5 भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो विजन हमें आवश्यकता है कि किस तरह से हम लोग 15 से 20 कितनी जल्दी पहुंच पाएंगे। और यह भी सही है कि बस सरकार की ओर से बनाने से यह नहीं होने वाला है, सरकार की ओर से पौधारोपण करने से नहीं होगा। जब तक कि पूरी जनता को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए और हर गांव में, हर जगह पर जनता के माध्यम से जब तक इस अभियान में सभी को नहीं जोड़ा जाए, तब तक यह संभव ही नहीं है। अभी जीविका दीदियों के माध्यम से किया जा रहा है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि जब जो बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही थी, बायोडाइवर्सिटी की चिंता जो सरकार लगाती है उस पर अवश्य करना चाहिए और हो भी रहा होगा, परंतु यह समझना होगा कि पब्लिक जब लगाएगी तो वह अपना फायदा, अपना लाभ किस तरह से होगा और भविष्य में कैसे होगा वो जरूर देखेगी। यानी अगर वो फलदार वृक्ष आज खोज रहे हैं तो वो भी उन्हें उपलब्ध कराना पड़ेगा, और यदि वो कमर्शियली यूजफुल वुड को भी खोज रहे हैं, उस तरह के पेड़ जो कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद उनको व्यावसायिक रूप से फायदा होगा, तो वो भी उपलब्ध होना पड़ेगा। तो यह बहुत रियलाइज करना पड़ेगा कि आप जितना भी अवेयरनेस कराएं लोगों को, बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए वगैरह, परंतु पब्लिक का जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड के अनुसार ही सप्लाई जनरेट करना पड़ेगा। यह नहीं कि आप सप्लाई करके आप सोच लेंगे कि डिमांड वैसे ही कर लेंगे, आप डिमांड वैसे ही बन जाएगा। तो इस बड़े अभियान में कई विभाग लगे हैं और हर एक विभाग का अपना जमीन भी है। अभी जैसे हमने बताया कि जो गंगा उद्वय योजना है उसमें हम लोग लैंड एक्वायर कर रहे हैं और जगह जगह लैंड एक्वायर करना पड़ रहा है, जो 3-3 फेज तक का 15 मीटर चौड़ा। तो हमने वही बोला है कि उसके एजेस पर आप जो कंप्लीट हमको पोजीशन लेना है लैंड का, उसके लिए पूरे एजेस पर हमें वृक्षारोपण कर लेना चाहिए, और या पूरे उस स्ट्रेच में जहां भी हम एक्वायर करते हैं, नहीं तो अन्यथा वो फिर एक एनक्रोच हो जाएगा। तो उस तरह के हर विभाग का ऐसा जमीन है जो कि एनक्रोच होने की स्थिति में है और एनक्रोच हो रहा है। शायद हम हर विभाग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर ऐसा जमीन है जो कि हमको अतिक्रमण से भी बचाना है और साथ में वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। वैसे सारे जमीन को हम लोग वन विभाग से संपर्क कर उसमें इस बार ही सोच सकते हैं कि इस बार वृक्षारोपण कराएं। तो जल संसाधन विभाग की ऐसे जमीनों का हम लोग अवश्य करेंगे और हमने आशा है कि आपसे वन विभाग से सहयोग मिलकर हम लोग उन पर वृक्षारोपण सघन रूप से करा सकेंगे। वैसे यह बात सही है कि बांधों इत्यादि में वृक्षारोपण नहीं किया जाता है, फिर भी हमारे पास चाट का जमीन है या अन्य जमीन है जिसमें हम अवश्य कर सकते हैं और इसे बचाना भी है, तो दोनों उद्देश्य साथ में हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम, इस अभियान में सारे विभाग जुड़े हैं और अभी जैसे बात हो रही थी तो हमारा वन विभाग से भी एक बैठक का जो आज प्रधान सचिव वन विभाग द्वारा बताया गया कांवड़ झील के बारे में, तो उसके संबंध में हम लोग अलग बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से उसमें इनलेट्स, जो बताया जा रहा है कि इनलेट्स रुक गए हैं और आउटलेट हमारा एक नाला पुराना बना हुआ है। जल संसाधन विभाग में एक पोर्शन है ड्रेनेज का, और शुरू से एक उद्देश्य ये भी रहा है कि कहीं भी पानी है तो उसे निकाला जाए ताकि उसे कृषि के उपयोग में लाया जा सके। परंतु आज के दिन वो कल्पना बदल गई है। तो जहां कांवड़ झील से एक समय जल संसाधन विभाग द्वारा पानी को निकाला जा रहा था, आज हम शायद उसी को पानी को रोकने के लिए योजना बनाएंगे ताकि उसको रोका कैसे जाए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे किया जाए। उसी तरह से हमारे कई नहर हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें कि हम ग्रामीण विकास विभाग से कोऑर्डिनेट करके उनके मनरेगा के माध्यम से हम लोग उसका उड़ाई भी करा सकते हैं, सेक्शनिंग भी करा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो अभी हाल में हमारे पथ निर्माण विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ। सिवान में एक नहर से उन्हें पानी मिट्टी की आवश्यकता थी, तो हमारे सेक्शन के अनुसार हमने परमिशन दिया, तो दोनों तरफ हमारा कैनाल भी का पुनर्स्थापन भी हो जा रहा है और उन्हें मिट्टी मिल जा रही है रोड के लिए। तो इस तरह से हम लोग किस तरह से विभिन्न विभाग साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर दोनों का उद्देश्य पूर्ति हो सकता है,
इसे हम लोग आपस में बैठक करके और इतने बड़े उसमें नहीं, छोटे मीटिंग्स में हमें विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से इस पूरे अभियान को आगे ले जा सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे को मदद करके। तो मेरी शुभकामना है इस अभियान के लिए, और हम सब मिलकर इसे किस तरह से आगे ले जाए और आपके पौधशाला सृजन, सघन वृक्षारोपण में हमारे विभाग से भी जो कोऑर्डिनेशन होगा और साथ मिलकर कैसे करेंगे, इस पर हम लोग साथ मिलकर विचार भी करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। तहे दिल से अभिनंदन, शुक्रिया व्यक्त करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, सर कोटि कोटि धन्यवाद। और अब आज की इस परिचर्चा में जिन पदाधिकारियों ने अपने विचारों के साथ हमारे बीच उपस्थित थे, उन सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर उनका अभिनंदन सम्मान किया जाएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले आवाज देना चाहूंगी श्री अभय कुमार, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक भागलपुर, और मैं श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग से अनुरोध करूंगी कि सर आप प्रमाण पत्र भेंट स्वरूप देकर इनका अभिनंदन करें। श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग, अभिनंदन कर रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं श्री अभय कुमार, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक भागलपुर। मैं श्री संतोष मल, सचिव लघु जल संसाधन विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी से इसके बाद निवेदन करूंगी कि आप हमारे श्री दिलीप कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, उनका अभिनंदन प्रमाण पत्र भेंट स्वरूप देकर करें। श्री संतोष मल सर से अनुरोध है कि आप प्रमाण पत्र उन्हें सम्मान स्वरूप प्रदान करें। श्री दिलीप कुमार अग्रवाल जी को, जो विशेष कार्य पदाधिकारी हैं ग्रामीण विकास विभाग में। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर श्री अतुल कुमार, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा, और मैं अनुरोध करूंगी श्री संजीव हंस, सचिव ऊर्जा विभाग, कि आप भी आज के इस अवसर पर प्रमाण पत्र भेंट स्वरूप प्रदान करें, इनका हौसला बढ़ाएं। श्री संजीव हंस सचिव ऊर्जा विभाग सम्मानित करेंगे प्रमाण पत्र देकर। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रहीशा दीदी, जीविका दीदी, आप मंच पर आ जाएं, और मैं चैतन्य सर से पुनः अनुरोध करूंगी कि आप इन्हें प्रमाण पत्र देकर इनका सम्मान करें। रहीशा, जीविका दीदी, श्री चैतन्य प्रसाद सर इनका अभिनंदन करें, प्रमाण पत्र प्रदान करें। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राकेश कुमार, उप निदेशक उद्यान, बिहार बागवानी मिशन, और मैं श्री संतोष मल, सचिव लघु जल संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उनसे आग्रह है सर कि आप इन्हें आज इस अवसर पर प्रमाण पत्र प्रदान कर इनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभिनंदन। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ श्री सुरेंद्र सिंह, निदेशक पारिस्थितिक एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले तो मैं विभाग की ओर से प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग श्री चैतन्य प्रसाद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए सहमति प्रदान की है। सर, विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री संतोष मल साहब का, श्री संजीव हंस साहब का, और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव चले गए हैं श्री अरविंद चौधरी साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। सर, विभाग की ओर से, हम लोगों की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री खंडूजा साहब को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री A.N. सरन साहब का, और उनके साथ श्री A.K. पांडे प्रसाद साहब का और श्री राकेश कुमार साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के जो है वो इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। मैं मंच पर आसीन सभी महानुभावों का विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और शामिल होकर के हमारा भी मान बढ़ाया है। मैं विभिन्न विभागों से नामित अन्य विभागों के पदाधिकारियों को
विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों और उनके साथ जिलों के विभिन्न पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक वृहद स्वरूप प्रदान किया है और कार्यक्रम को पूरे राज्य स्तर पर जो है वो एक सफल आयोजन में सहयोग दिया है। मैं मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम का कवरेज के लिए जो है वो सहमति दी है। विभाग को आप लोगों का सहयोग हमेशा से मिलता रहा है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम को भी मीडिया में पर्याप्त कवरेज मिलेगी। विभाग की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अंत में मैं कार्यक्रम के आयोजन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी पार्क प्रमंडल श्री शशिकांत झा और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया। बेल्टॉन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, श्री सुरेंद्र सिंह, निदेशक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग। और मैं हमारे प्रधान सचिव चैतन्य सर जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उनसे कार्यक्रम समापन करने की अनुमति चाहूंगी। सर की अनुमति से मैं कार्यक्रम समापन करने की घोषणा करती हूँ। आप सभी यहाँ आए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आयोजित जल जीवन हरियाली राज्य स्तरीय अभियान के अंतर्गत इस परिचर्चा में आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले महीने पहले मंगलवार के दिन एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं विभाग की ओर से आप सभी से अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।